नमस्कार। हम सब महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, है ना? लेकिन क्या आपको पता है कि उनके भारत आने से भी 30 साल पहले से एक आंदोलन चल रहा था। आज हम उसी सफर को समझने जा रहे हैं, एक ऐसे दौर को जिसने गांधी जी के लिए पूरा मंच तैयार किया। तो सवाल ये उठता है कि जब 1915 में गांधी जी भारत आए तो उन्हें आखिर कैसी कांग्रेस मिली? वो संगठन कैसा था जिसे वो आगे चलकर लीड करने वाले थे? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, गांधी के आने से पहले के उन 30 सालों में। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, कांग्रेस के बनने के साथ। ये वो दौर था जिसे हम उदारवादी युग कहते हैं। एक ऐसा समय जब आज़ादी का सपना तो आंखों में था, पर उसे पाने का रास्ता बहुत ही कह सकते हैं नपातुला था। ये बात जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन जब 1885 में कांग्रेस बनी तो उसका मकसद आज़ादी की लड़ाई लड़ना नहीं था। नहीं, इसका असल मकसद था पढ़े लिखे एलीट भारतीय लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना, एक ऐसा मंच जहां से वो अपनी मांगें, अपनी परेशानियां संवैधानिक तरीकों से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा सके। और इस शुरुआती दौर के जो नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें उदारवादी या मॉडरेट्स कहा जाता था। इनका तरीका बड़ा सिंपल था, टकराव नहीं, बातचीत। ये लोग प्रार्थना पत्र लिखते थे, याचिकाएं भेजते थे। इन्हें लगता था कि अगर हम अपनी बात सही तरीके से रखें तो ब्रिटिश सरकार जरूर सुनेगी और धीरे धीरे सुधार करेगी। लेकिन ये जो शांति और याचिकाओं का दौर था ना, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। साल 1905 में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने इस नरम रुख पर सवाल खड़े कर दिए और स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जबरदस्त आग लगा दी। ये घटना थी बंगाल का विभाजन। उस वक्त के वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। कारण क्या बताया कि भाई प्रशासन चलाने में आसानी होगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था और ये साफ साफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार डालने की एक सोची समझी चाल थी। और इस एक फैसले ने मानो पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। इसी गुस्से की आग से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का और एक नारे का जो आज भी गूंजता है, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये अंग्रेजों के मुंह पर एक जवाब था। ये भारत के आत्मसम्मान की एक हुंकार थी। और ये आंदोलन इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित नहीं रही। आम लोग पहली बार सड़कों पर उतरे थे। विदेशी कपड़ों की, सामान की होलियां जलाई जा रही थीं और लोग गर्व से भारत में बनी चीजें अपना रहे थे। आंदोलन अब एलीट क्लास से निकलकर जनता का बन रहा था। तो एक तरफ तो ये नई ऊर्जा थी, एक नया जोश था, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। इस जोश और नई विचारधारा के साथ साथ कांग्रेस के अपने ही घर में एक दरार पड़ने लगी थी। एक ऐसी दरार जो आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान का कारण बनने वाली थी। और वो तूफान आया 1907 के सूरत अधिवेशन में। यहां कांग्रेस साफ साफ दो गुटों में बंट गई। एक तरफ थे वही पुराने उदारवादी यानी नरम दल जो अब भी चिट्ठियों और प्रार्थनाओं में यकीन रखते थे, और दूसरी तरफ एक नया युवा और जोशीला गुट उभरा, गरम दल। ये थे तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल जैसे नेता, जिनका कहना था अब प्रार्थना नहीं, प्रदर्शन होगा, बहिष्कार होगा, स्वदेशी होगा। और जब घर में फूट पड़ती है तो दुश्मन तो फायदा उठाएगा ही। अंग्रेजों ने भी ठीक यही किया। उन्होंने कांग्रेस की इस कमजोरी को देखा और अपनी फूट डालो और राज करो की चाल चल दी। 1909 में वो लेकर आए मिंटो मार्ले सुधार। इसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से चुनाव क्षेत्र बना दिए। मतलब अब नेता धर्म के आधार पर चुने जाएंगे। ये एक ऐसा जहर था जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कांग्रेस के टूटने का नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा राष्ट्रवादी आंदोलन ही जैसे भटक गया। कोई एक दिशा नहीं थी, कोई एक बड़ा नेता नहीं था जो सबको साथ लेकर चल सके। और ठीक इसी नाजुक मोड़ पर दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही थी, पहला विश्व युद्ध। हाँ, इस बीच एक अच्छी खबर जरूर आई। 1911 में लगातार दबाव के चलते अंग्रेजों को बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकी नहीं। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत को भी इस जंग में घसीट लिया। देश पर नए नए टैक्स लगे, महंगाई आसमान छूने लगी, लोगों में गुस्सा था, लेकिन बिखरी हुई कांग्रेस इस गुस्से को एक आंदोलन का रूप नहीं दे पाई। तो माहौल कैसा था? कांग्रेस टूटी हुई, आंदोलन दिशाहीन, जनता परेशान, हर तरफ एक निराशा और अनिश्चितता का आलम था।
और ठीक ऐसे ही माहौल में भारत की धरती पर एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसका नाम दक्षिण अफ्रीका में ही एक किंवदंती बन चुका था। तो अब हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। 1915 में जब गांधी जी आए तो उन्हें कैसी कांग्रेस मिली? उन्हें मिली एक ऐसी कांग्रेस जो सिर्फ बड़े शहरों के पढ़े लिखे अमीर लोगों की पार्टी थी। एक ऐसी कांग्रेस जिसका गांव के किसान से, फैक्ट्री के मजदूर से कोई लेना देना नहीं था। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी कांग्रेस जो अंदर से ही टूटी हुई थी, जिसके नेता एक दूसरे से लड़ रहे थे। और फिर आए गांधी। वो अपने साथ क्या लेकर आए? वो लाए सत्याग्रह का विचार, यानी सच और अहिंसा की ताकत। ये एक नया हथियार था, लेकिन इससे भी बड़ी चीज जो वो लेकर आए वो थी एक सोच, एक विजन। एक ऐसा विजन जो इस आज़ादी की लड़ाई को वकीलों और अमीरों के ड्राइंग रूम से निकालकर देश के हर गांव, हर खेत, हर मजदूर तक ले जाने का सपना देखता था। और यही वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव था जिसने स्वतंत्रता संग्राम का पूरा नक्शा ही बदल दिया। एक एलीट मूवमेंट से एक मास मूवमेंट तक का सफर, ये गांधी की सबसे बड़ी देन थी। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक इंसान एक सही विचार के साथ पूरे देश की तकदीर बदल सकता है। तो ये थी कहानी 29 सालों की। 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 में बंगाल के विभाजन तक, 1907 में कांग्रेस के टूटने से लेकर 1915 में गांधी के आने तक। ये वो नींव थी, ये वो जमीन थी जिसे इन 30 सालों की घटनाओं ने तैयार किया था, जिस पर आगे चलकर गांधी जी ने आजादी की एक नई और बुलंद इमारत खड़ी की। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है, कैसे एक अकेला व्यक्ति एक पूरे आंदोलन का, एक पूरे देश का चरित्र बदल सकता है? गांधी जी का भारत आगमन इसी बात का सबूत है कि जब एक शक्तिशाली विचार एक मजबूत इरादे वाले इंसान से मिलता है तो वो एक राष्ट्र की नियति को एक नई दिशा दे सकता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है